हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का 16th लेक्चर है एंड आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन की। मीन्स किस तरह से हमको आज़ादी मिलती है और उसके साथ में हमको बंटवारा भी मिलता है। दोस्तों, वो सभी लोग जो नए नए हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए कुछ अहम जानकारी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने 17 मार्च को यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया था जो कि 28 जून तक चलने वाला है। एंड दोस्तों, ये क्रैश कोर्स सभी लोगों के लिए फ्री है। आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आईएएस का कंप्लीट सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। इसके अलावा स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को हम लोग कवर करवा रहे हैं। एंड दोस्तों, संडे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। संडे को एक तो सीसेट की क्लासेस लगती हैं एंड दूसरा होता है डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पे आप डायरेक्ट फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ आपको अवेलेबल होती है। एंड दोस्तों, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो, उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हो हमारे इस फ्री इनिशिएटिव का। एंड दोस्तों, डिटेल्ड शेड्यूल के लिए, रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। वहाँ पे तमाम लिंक आपको दिए हुए हैं। एंड दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इनिशिएटिव को, हमारे इस क्रैश कोर्स को, हमारे इस चैनल को मैक्सिमम लोगों में आप फॉरवर्ड करें, उसको स्प्रेड करें। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें आप इसको फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के टॉपिक की और वो है इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन। लेकिन दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे हमारे पिछले लेक्चर का। वहाँ पे हमने देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब पावर ट्रांसफ़र करने के मूड में थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आता है और हम देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में इश्यूज क्रिएट होते हैं, एक तरह का डेडलॉक क्रिएट होता है। अब दोस्तों, उससे आगे हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे फरवरी 20 1947 को एटली स्टेटमेंट। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको फेब्रुअरी डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को स्टेटमेंट दिया था। अब दोस्तों देखिए उसमें क्या बातें थी। सबसे पहला, एक तो 30 जून 1948 ये डेडलाइन दे दी थी कि इस तारीख से पहले हम जो हैं पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे और हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो इंडियन पॉलिटिशियन वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा डेडलॉक था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है फ्रेंड, अब वो ये भी कहते हैं कि हम जो पावर ट्रांसफ़र करेंगे वो या तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देंगे, ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्हीं को हम जो है पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोस्तों, इससे मुस्लिम लीग काफ़ी खुश थी, क्योंकि पाकिस्तान का इनडायरेक्ट मीनिंग यहाँ से था। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, अब उनके ऊपर जो हमारी पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उनकी जो पावर होगी वो किसी भी सक्सेसर गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया में उसको ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे बाल्कनाइजेशन की बात हो रही है, मीन्स डिवीज़न की बात हो रही है। कहाँ तो केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हो रही थी, यहाँ पे तो स्टेट्स को भी इंडिपेंडेंस देने की बात हो रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें अगला पॉइंट ये था कि अब वोवेल की जगह माउंटबेटन जो हैं वो नए वाइसराय होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि जो स्टेटमेंट था इसमें एक तो पार्टीशन की बात हो रही थी, हमने पॉइंट नंबर 2 देखा था। ठीक है, हमने ये भी देखा कि इसमें बाल्कनाइजेशन मतलब न्यूमरस स्टेट में कंट्री को तोड़ने की बात हो रही थी, ये हमने देखा था पॉइंट 3 में। एंड दोस्तों, अगर हम देखें कि क्रिप्स ऑफर में भी बाल्कनाइजेशन की बात थी तो उसी ऑफर को यहाँ पे दोहराया जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि क्यों गवर्नमेंट ने ये डेट फिक्स की विड्रॉल के लिए। तो दोस्तों देखिए, ऑब्वियस सा इसका रीज़न था, वो आप भी आराम से समझ सकते हैं कि देखिए गवर्नमेंट पावर को ट्रांसफ़र करना चाह रही थी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस
और जो दूसरे ग्रुप थे जैसे कि मुस्लिम लीग, उनके बीच में समझौता नहीं हो पा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक डेट फिक्स कर दी ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बने, आपसी समझौता करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो रहा था उसको रिजोल्व करने का एक प्रेशर बने, इसके लिए एक डेट को फिक्स कर दिया था। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो अपने आप को सिंसियर साबित करना चाह रही थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अवॉइड करना चाह रही थी। तो ये तो पेरिफेरल रीजन है, जो मेन रीजन ये था कि एक प्रेशर बनाना चाह रही थी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ताकि वो डेडलॉक को रिजोल्व कर सकें। अब अगर हम बात करें कि कांग्रेस का क्या स्टैंड था, ये जो क्लीमेंट एटली का जो डिक्लेरेशन आया था उसका कांग्रेस ने क्या रिस्पॉन्स दिया था। अब दोस्तों देखिए, जो डिक्लेरेशन था उसमें मोर देन वन सेंटर को पावर ट्रांसफर करने की बात हो रही थी एंड कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर रही थी। दोस्तों क्यों? देखिए इसका रीजन क्या था, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है, ठीक है, उसको पावर मिल जाएगी, वो अपना संविधान बना सकती है उन एरियाज के लिए जिसको वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कांग्रेस के लिए तो काफ़ी अच्छी बात थी। ठीक है, तो ये जो डेडलॉक था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ था। और दोस्तों क्योंकि लीग के लिए भी काफ़ी खुशी की बात थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बात को माना जा रहा था, तो इसके लिए वो एक इस कॉन्फिडेंस में आके एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करती है। कहाँ पे? पंजाब में जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, हमने देखा था दोस्तों पंजाब की जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करने के लिए लीग जो है एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करती है। हम बात करेंगे कि ये पार्टीशन की बात कहाँ से आती है। अब दोस्तों देखिए, ये जो दौर था इसमें काफ़ी सारे, एक तो कम्युनल वायलेंस देखने को मिल रही थी, सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही थी, इसके अलावा जो कांग्रेस थी या फिर मुस्लिम लीग थी, इनके बीच में डेडलॉक हो रहा था, कोई एक कॉम्प्रोमाइज़, एक समझौता नहीं हो पा रहा था। एंड दोस्तों यहाँ पे हमें ये भी चीज़ देखनी होगी कि जो बंगाल और जो पंजाब के हिंदू और सिख लोग थे वो भी पार्टीशन की बात कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा था कि अगर कंपलसरी ग्रुपिंग होती है तो वो सब एरिया भी पाकिस्तान में चला जाएगा, तो इसलिए वो भी पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें 10 मार्च 1947 की, तो नेहरू जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि भाई पार्टीशन ऑफ पंजाब और बंगाल ही एक सबसे रियल अल्टरनेटिव है। ठीक है, ये जो संभावनाएं थी ये काफ़ी लंबे समय से बनती आ रही थी और अब ये जो है एक कॉन्क्रीट शेप ले रही थी। वही अगर हम बात करें अप्रैल 1947 की, तो उस समय जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे कृपलानी, जेबी कृपलानी, उन्होंने भी कहा था कि भाई अब जो है बंगाल और पंजाब का जो पार्टीशन है वो हमें कर देना चाहिए। ठीक है, वही एक रियल सोल्यूशन होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम बढ़ रहे हैं पार्टीशन की तरफ। अब फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो क्लीमेंट एटली का जो स्टेटमेंट था उसमें बात हुई थी कि अब नए वाइसरॉय होंगे माउंटबेटन। अब दोस्तों माउंटबेटन जो थे वो उनको काफ़ी सारी पावर्स दी हुई थी। क्यों? क्योंकि अब दोस्तों अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरह से पावर को ट्रांसफ़र करना है, तो उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे के भेजा हुआ था। काफ़ी क्विक, काफ़ी फर्म उन्होंने डिसीजन लिए थे। ठीक है, अब उनका जो मेन एम था भारत में भेजने था वो यही था कि किस तरह से पावर को ट्रांसफ़र किया जाए, आप बात करिए और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन निकलता है वो हमें आप बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी होगी, प्लान बाल्कन। दोस्तों बाल्कन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी कंट्री को वरियस नंबर्स में डिवाइड कर देते हो, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हो, तो उसको बोलते हैं बाल्कन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्लान बाल्कन क्या था? ये माउंटबेटन का ही प्लान था जो मार्च से मई 1947 के बीच में उनके माइंड में आया था, जो उन्होंने सजेस्ट किया था। इसमें क्या था कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस हैं उन्हीं को आप पावर ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू सेपरेट प्रोविंसेस, सबसे पहली बात। उसके बाद पंजाब एंड बंगाल गिवन द ऑप्शन टू वोट फॉर पार्टीशन ऑफ द प्रोविंसेस, मतलब पंजाब और बंगाल को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो पार्टीशन के लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे नेहरू जी काफ़ी नाराज़ हुए थे। क्यों? क्योंकि जो वरियस यूनिट्स थी, ठीक है, वो और प्रिंसली स्टेट जो होंगे उनके पास ऑप्शन होगा या तो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर रिमेनिंग सेपरेट, मतलब वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। एंड दोस्तों नेहरू ने काफ़ी तीखे शब्दों में अपनी इसको क्रिटिसाइज़ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस प्लान को जो है वापस ले लिया गया था।
अब दोस्तों हम बात करेंगे माउंटबेटन प्लान की। 3 जून 1947 का ये प्लान है दोस्तों। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी होगी। सवाल पूछे जाते हैं कि माउंटबेटन प्लान जो था उसकी तारीख क्या थी। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं माउंटबेटन के साथ एक तरफ आपको मोहम्मद अली जिन्ना दिखे, दूसरी तरफ आपको दिख रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये माउंटबेटन प्लान था। तो दोस्तों इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि एक वन ऑफ द मेजर इनोवेशन ये थी कि जो वीपी मेनन थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप क्या करो, इमीडिएट बेसिस पे पावर ट्रांसफ़र कर दो और इसके लिए आप दोनों ही कंट्रीज़ को, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही आप डोमिनियन स्टेटस दे दो और साथ ही साथ राइट ऑफ सक्सेशन भी दे दो, मतलब अलग होने का अधिकार इनको दे दो। मतलब जब इनकी इच्छा होगी ये अलग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आ रहा होगा कि कांग्रेस शुरू से ही डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ थी, हमने देखा था, तो यहाँ पे क्यों डोमिनेंट स्टेटस की बात की जाती है। दोस्तों देखिए, अगर कुछ और चीज़ डिस्कस करते तो फिर ये मैटर लंबा खिंच सकता था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फिर इस पर डिबेट होती कि किस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र की बात हो रही थी, इसलिए जो एग्जिस्टिंग सेटअप था उसी को कंटिन्यू करने की बात हो रही थी। तो बोला गया कि अब डोमिनेंट स्टेटस दे दो, ठीक है, राइट ऑफ सक्सेशन भी दे दो और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था वन ऑफ द मेजर इनोवेशन जो कि वीपी मेनन के द्वारा सजेस्ट किया गया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस प्लान में क्या मेजर पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट था कि जो पंजाब और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, उसके जो मेंबर्स हैं वो 2 ग्रुप में अलग अलग जो है बैठेंगे। सबसे पहला ग्रुप होगा हिंदू वाला, दूसरा ग्रुप होगा मुस्लिम वाला, ठीक है। अब ये ग्रुप बैठ के ये पार्टीशन के लिए वोट करेंगे, मतलब वोटिंग होगी, पार्टीशन के लिए वोटिंग होगी, और अगर सिंपल मेजोरिटी से कोई भी ग्रुप पाकिस्तान या पार्टीशन के लिए वोट कर देता है तो मीन्स उस प्रोविंस का पार्टीशन हो जाएगा। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स में बैठेंगे, हिंदू एंड मुस्लिम में, और उनका ऑब्जेक्टिव होगा पार्टीशन के लिए वोट करना। और अगर सिंपल मेजोरिटी से कोई भी ग्रुप पार्टीशन के लिए वोट दे देता है तो फिर उस प्रोविंस का पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लीजिए पार्टीशन होता है तो उस केस में 2 डोमिनियन होंगे, एक तो हिंदुस्तान और दूसरा होगा पाकिस्तान, ठीक है, और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हर डोमिनियन की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। इसके अलावा जहाँ तक सिंध की बात है वो अपना डिसीजन खुद लेगा। जहाँ तक NWFP और सिलहट डिस्ट्रिक्ट की बात थी वहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी उस समय के पॉइंट्स थे जिन पे डेडलॉक हो रहा था उन सबको रिजोल्व करने की कोशिश की गई थी। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रिंसली स्टेट्स की, कांग्रेस की डिमांड ये थी कि मैक्सिमम यूनिटी आपको रखनी है, तो उसी का यहाँ पे ख्याल रखा गया था। प्रिंसली स्टेट के लिए ये कहा गया कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन करोगे या पाकिस्तान को ज्वाइन करोगे, ठीक है, आपकी खुद की इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बनोगे, आपको या तो इंडिया को ज्वाइन करना है या फिर आपको पाकिस्तान को ज्वाइन करना है। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा था बंगाल की इंडिपेंडेंस, उसको भी मना कर दिया था। ठीक है, देन हैदराबाद की बात यह थी कि हैदराबाद जो है पाकिस्तान में उसका असेशन नहीं होगा, मतलब पाकिस्तान में वो शामिल नहीं होगा। दोस्तों ऑब्वियस सी बात थी, जो हैदराबाद की लोकेशन है वो सेंटर में थी, ठीक है, तो वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ मर्ज होगा, तो इसको रूल आउट कर दिया था। एंड दोस्तों यहाँ पे जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम दे दी जाएगी। मतलब अर्लियर जो डेट फिक्स की गई थी उससे भी पहले की डेट इस प्लान में दे दी गई थी। एंड अगर पार्टीशन होता है तो फिर एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा जो कि पाकिस्तान और जो इंडिया होगा उसकी बाउंड्री को जो है वो डिमार्केट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें कि ये जो प्लान था माउंटबेटन का, इसने डिवाइड तो किया था इंडिया को, लेकिन मैक्सिमम यूनिटी रिटेन करने की कोशिश की थी, क्योंकि केवल जो पाकिस्तान है उसी के डिवीजन की बात यहाँ पे हो रही थी, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके डिवीजन की बात इसने नकार दी थी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम यूनिटी जो पॉसिबल हो सकती थी उस चीज़ की बात इस प्लान ने करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई क्यों कांग्रेस ने ये डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को एक्सेप्ट किया, क्योंकि कांग्रेस तो बात कर रही थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। ऑलरेडी मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया है, हम दोबारा इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो कि अगर डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है, तो इमीडिएट पावर ट्रांसफर होगा और वो एक शांतिपूर्वक होगा। ठीक है दोस्तों,
दूसरा पॉइंट ये था कि क्योंकि कम्युनल वायलेंस की सिचुएशन चल रही थी, एकदम एक्सप्लोजिव सिचुएशन थी, उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी था कि कांग्रेस को अथॉरिटी अज्यूम करनी होगी, अपनी गवर्नमेंट बनानी होगी, तभी वो क्विक डिसीजन ले पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा डोमिनियन स्टेटस का एक फ़ायदा ये भी था कि जो ब्यूरोक्रेसी होगी, जो आर्मी होगी, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स थी या फिर लॉ एंड ऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स थी, वो आप काफ़ी हद तक रिजोल्व कर सकते थे। तो इन तीनों मुद्दों पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार कर लिया था। अब दोस्तों, अब बात आती है कि भाई क्यों ये जो 15 अगस्त की डेट थी ये डिसाइड की गई थी, क्योंकि इससे पहले डेट आगे की 1948 की डेट दी गई थी, तो क्यों 15 अगस्त 1947 की डेट दी गई थी। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण ये था क्योंकि ब्रिटिश जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कांग्रेस का समर्थन चाहती थी, वो कांग्रेस का एग्रीमेंट सिक्योर करना चाहती थी डोमिनियन स्टेटस के लिए, क्योंकि जितना जल्दी डेट मिलेगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। एंड दोस्तों, कांग्रेस के सामने उसको दिख रहा था कि 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिल जाएगी, इसलिए फिर उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया। दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारा कम्युनल वायलेंस हो रहा था, सिचुएशन काफ़ी एक्सप्लोजिव थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें कि इस प्लान का क्या हुआ, दोस्तों इस प्लान को काफ़ी जल्दी से, काफ़ी फुर्ती से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। जो ईस्ट बंगाल था, जो वेस्ट पंजाब था, उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया, जबकि वेस्ट बंगाल और जो ईस्ट पंजाब था वो भारत में ही शामिल रहा। सिलहट में रेफरेंडम हुआ, उसको फिर ईस्ट बंगाल में शामिल किया गया। दो बाउंड्री कमीशन जो हैं वो अपॉइंट किए गए थे, जिनका क्या काम था कि जो नई प्रोविंसेस बनी हैं उनकी बाउंड्रीज को आपको डिमार्केट करना है। इसके अलावा NWFP में रेफरेंडम होता है और वो फेवर करता है पाकिस्तान को। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि NWFP में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एंड जो प्रोविंशियल कांग्रेस थी उस समय की, उन्होंने रेफरेंडम में पार्ट नहीं लिया था, तो इस पे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एंड जो बलूचिस्तान और सिंध वाला जो एरिया था, उन्होंने भी चुना पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये सारी तमाम चीज़ें उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो एक एक करके ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब दोस्तों, 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है पास कर देती है, और ये किसके बेसिस पे होता है? माउंटबेटन प्लान के बेसिस पे इस एक्ट को पास किया जाता है। क्राउन से इसको असेंट मिलता है 18 जुलाई 1947 को, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों, ये तीनों डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, इसमें क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहला, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे, एक तो इंडिया का, ठीक है, और एक बनेगा पाकिस्तान का। ठीक है, और ईच डोमिनियन, हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल होगा, जिसका काम क्या होगा? इस एक्ट को ऑपरेट करना, इसकी इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये था कि हर डोमिनियन की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ठीक है, और उस डोमिनियन की लेजिस्लेचर की पावर भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी जाएगी। मतलब दोस्तों, जैसे इंडिया की डोमिनियन है तो उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, और वो जो असेंबली होगी उसी के पास लेजिस्लेचर की पावर्स भी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी और काउंसिल ऑफ स्टेट्स थे, उनको ऑटोमेटिकली उनका डिसोल्यूशन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड दोस्तों, ये जो ट्रांजिशनल पीरियड था, ठीक है, मतलब जो बीच का समय था, इसमें गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से कैरी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन पीरियड में किस एक्ट को फॉलो किया गया था? तो वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त को मिलनी थी, एंड इंडिया को आज़ादी 15 अगस्त को मिलनी थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ के पहले गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन इंडिया ने माउंटबेटन को ही कहा था कि आप ही हमारे गवर्नर जनरल बन के रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तमाम वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिन पे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली विड्रॉल की। दोस्तों, हमने देखा था कि शुरुआत में डेट थी 1948 की, ठीक है, फिर वो होती है 47। तो ये जो अर्ली विड्रॉल हुआ था, इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी।
पार्टीशन हुआ, काफ़ी लोगों की जानें गई, दंगे होते हैं, दुनिया भर की समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि पार्टीशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कोई भी ट्रांजिशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था। मींस कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो लोगों को गाइड कर सके, जो एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड कर सके कि इस दौरान हमें किस तरह से एक्ट करना है। ठीक है। दूसरा दोस्तों, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने ऐसा सोचा था कि वो इंडिया और पाकिस्तान के कॉमन गवर्नर जनरल बनेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने की बात करते हैं। दोस्तों एक्चुअली अगर माउंटबेटन कॉमन गवर्नर जनरल होते तो शायद इतनी समस्याएं नहीं होती, क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉमन लिंक का काम करते। लेकिन क्योंकि दो अलग अलग गवर्नर जनरल थे तो फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना इतना आसान नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें बाउंड्री कमीशन अवार्ड की, तो फ्रेंड्स ये जो अवार्ड था ये 12 अगस्त 1947 को रेडी हो गया था। ठीक है, लेकिन माउंटबेटन ने इसको 15 अगस्त के बाद ही पब्लिक में लाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते थे। उनको पता था कि वॉयलेंस होगी, उनको पता था कि दंगे होंगे। तो इस प्रॉब्लम से भागने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि जो बाउंड्री कमीशन का अवार्ड था वो उसको डिले किया। 12 अगस्त को वो प्लान रेडी था, लेकिन 15 अगस्त के बाद उसको पब्लिक किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होगी। अब अगला पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। दोस्तों ये जो 1946-47 का टाइम था, इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे। ठीक है, वो इस चीज़ को डिमांड कर रहे थे कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दें। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि काफ़ी समय तक जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। आपने पॉलिटी में देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, देन उसका दूसरा सेशन हुआ था 1947 में, तो उसमें नेहरू ने प्रिसाइड किया था और वहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे उनको हम हॉस्टाइल की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब वो हमारे विरोधी होंगे, इस तरह से उनको हम ट्रीट करेंगे। एंड दोस्तों इसके बाद जब जुलाई 1947 में वल्लभ भाई पटेल को एक नए स्टेट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिलती है, उसके बाद कहानी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, 2 फेजेस में स्टेट्स का इंटीग्रेशन होता है। फेज़ 1 था जब 15 अगस्त 1947 तक 3 स्टेट्स कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ के अलावा जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो सब भारत गवर्नमेंट में जो है शामिल हो जाते हैं। और फेज 2 स्टार्ट होता है जो कि एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज था। उसमें क्या था कि जो स्टेट्स बने हैं उनको नेबरिंग प्रोविंसेस के साथ इंटीग्रेट करना है दोस्तों। तो ये फेज था, ये इसके बाद स्टार्ट होता है। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज था। फ्रेंड्स इन दिस मैप यू कैन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप देख सकते हैं हैदराबाद, ये यहाँ पे जूनागढ़ था। इसके अलावा जो ग्रीन कलर में आपको पाकिस्तान दिखेगा, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। एंड फ्रेंड्स इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पंजाब का यहाँ पे पार्टीशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बंगाल था उसका पार्टीशन यहाँ पे होता है। तो ये इन दोनों डायग्राम से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड दोस्तों कुछ लोगों का डाउट था कि ये NWFP क्या है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या है, तो वो भी आप देखिए इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यहाँ पे बलूचिस्तान है। ठीक है, और यहाँ पे सिंध है। तो ये सब पाकिस्तान के हिस्से थे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे कांग्रेस ने पार्टीशन को क्यों एक्सेप्ट किया। दोस्तों देखिए कांग्रेस की 2 जिम्मेदारियां थी। सबसे पहली जिम्मेदारी ये थी कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक नेशन में शामिल किया जाए। ठीक है, और दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि इंडिपेंडेंस सिक्योर की जाए। जहाँ तक पहली जिम्मेदारी की बात है, कांग्रेस ने सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि उनको आज़ादी मिल जाए। लेकिन जो दूसरा पॉइंट था कि जितनी भी कम्युनिटीज़ भारत में हैं उनको नेशन में शामिल किया जाए, तो वो इस चीज़ में कामयाब नहीं होती है, क्योंकि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो भारत से जुड़ने में जो है वो मना कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जो पार्टीशन था ये तो होना ही था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बात भी कर रहे थे, हमने काफ़ी लेक्चर्स में देखा। ठीक है, कोई नई बात थी नहीं, ये तो होना ही था। अब दोस्तों ये जो बात थी कि भाई कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया, तो सबसे पहला कारण तो ये था कि डायरेक्ट एक्शन हो रहा था, कम्युनल वायलेंस हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र जरूरी था, इसलिए पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। दूसरी बात,
जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसका कोई मतलब था नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात ये थी कि पाकिस्तान का पार्टीशन तो होना ही था। हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो भारत के साथ जुड़े रहेंगे। तो ये जो इंडियन यूनिटी थी वो यहाँ पे मिल रही थी, इसलिए कांग्रेस को लगा कि ठीक है पाकिस्तान तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स है वो भारत के साथ ही जुड़ रहे हैं, कंट्री का बाल्कनाइजेशन नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, इसलिए उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। फ्रेंड्स, अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी अपने आप को एकदम असहाय, हेल्पलेस फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों का कम्युनलाइजेशन हो चुका था, लोग जो है सांप्रदायिक मंशा से बात कर रहे थे। एंड दोस्तों उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो उन्होंने भी पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो पार्टीशन चाहते थे। एंड दोस्तों उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि भाई ठीक है, आप पार्टीशन को जो है अपने दिल से, अपने मन से एक्सेप्ट मत करना। दोस्तों तो ये गांधी जी की हेल्पलेसनेस थी कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था तो उस समय कैसे हालात थे। ठीक है दोस्तों, इंडिया से लोग जा रहे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से लोग आ रहे थे इंडिया में, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो उस समय फेस की जा रही थी। दोस्तों दूसरा फोटोग्राफ ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात थे उस समय। दोस्तों 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की डेथ होती है और ये फोटो उसी समय का है। दोस्तों तो ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द गुरुवायूर सत्याग्रह दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फ्रेंड्स, तो हमें पता होना चाहिए कि गुरुवायूर सत्याग्रह क्या था। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट वाज लॉन्च्ड बाय केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। इसको केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और दूसरा इसका जो मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि किसानों का जो इशू था उसको रिजॉल्व करना था। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में इसको बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो गुरुवायूर टेम्पल था ये कैलीकट केरला में था और यहाँ पे लोअर कास्ट लोगों को पूजा करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी। तो इसके विरोध में केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने अगस्त 1931 में डिसाइड किया था कि हम सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, 10 महीने का प्रोटेस्ट होता है और इसमें जो लीडर थे वो कौन थे? के केलप्पन, और इनको केरला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन है, इनमें हमें 4 वुमेन के नाम दिए हुए हैं और हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो ये जितने भी स्टेटमेंट हैं ये किस लेडी के लिए बताए हुए हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट विद ऑनर्स इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करने वाली वो पहली महिला थी। देन उसके बाद बंगिया नारी समाज की स्थापना उन्होंने की थी। और तीसरा स्टेटमेंट है कि 1922 से 23 के बीच में फीमेल लेबर इन्वेस्टिगेशन कमीशन की वो मेंबर थी। दोस्तों ये सब बातें हो रही है कामिनी रॉय के बारे में। एंड फ्रेंड्स, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमको पता नहीं होती हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम अपने नोट्स को जो है एनरिच कर सकते हैं, उनको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और वैसा ही ये क्वेश्चन है दोस्तों कामिनी रॉय के बारे में। इस स्लाइड में मैंने इनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए और अपने नोट्स बना सकते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है, उसके बाद सेकेंड स्लाइड ये है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि बंगिया नारी समाज 1921 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, 1922 से लेकर 1923 के बीच में ये फीमेल लेबर इन्वेस्टिगेशन कमीशन की मेंबर थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और ये क्वेश्चन 2014 प्रीलिम्स में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था कि रेडक्लिफ कमेटी का अपॉइंटमेंट क्यों किया गया था। दोस्तों ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता ही होगा इसका आंसर, कि जो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री थी उसको डीमार्केट करने के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे माउंट बेटन प्लान के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। दोस्तों ठीक है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है। सबसे पहला, इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन एज प्रपोज्ड इन एटलीस्ट डिक्लेरेशन। दोस्तों हमने जस्ट अभी देखा था पार्टीशन की बात ये कर रहा था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, इट प्रपोज्ड अ रेफरेंडम फॉर NWFP प्रोविंस ओनली। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 भी गलत है। एंड तीसरा क्या है कि इट फिक्स द डे ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर 30 जून 1948। दोस्तों ये भी गलत है।
15 अगस्त 1947 की यहाँ पे बात हुई थी, तो ऑप्शन 3 भी गलत होगा और गलत ही तो पूछे हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे डिकी बर्ड प्लान के बारे में पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है। अब दोस्तों देखिए, केवल जो ये बाल्कनाइजेशन हुआ था ना, वो जो प्लान था उसका दूसरा नाम था डिकी बर्ड प्लान। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश यहाँ पे की है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका नाम दूसरा था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। डिकी बर्ड प्लान मीन्स जो प्लान बाल्कनाइजेशन था उसी का नाम था डिकी बर्ड प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जहां पे फेब्रवरी डिक्लेरेशन की बात हो रही है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कि जो क्लीमेंट एटली का जो फेब्रवरी वाला डिक्लेरेशन था उसको फेब्रवरी डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये किस संदर्भ में बनाया गया था, ये सवाल पूछा है। तो दोस्तों हमें पता है कि इसमें ब्रिटेन जो है पावर को ट्रांसफ़र करने वाला था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी इन क्वेश्चन को सही कर पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कमीशन वॉज सेटअप एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कैबिनेट मिशन। दोस्तों देखिए, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि जो माउंटबेटन प्लान था उसके हिसाब से इस कमीशन को सेटअप किया गया था। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या है कि इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमार्केशन ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर्स ओनली। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर्स की भी बात होती थी। तो ऑप्शन, तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये भी गलत है। तीसरा क्या दिया हुआ है हमें, इट कंसिस्टेड ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मतलब मुस्लिम लीग और आईएनसी से इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें शामिल थे। दोस्तों ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सही इसका जवाब क्या होगा? 1 और 2 ओनली, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब इस कमीशन के बारे में डिटेल में आप जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें 4 मेंबर जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी थे और 4 मेंबर जो थे वो मुस्लिम लीग से थे। एंड दोस्तों ये जो सर साइरिल रेडक्लिफ थे, इनको इंडिया का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, न तो ये इंडिया के बारे में कुछ जानते थे, न ही उसकी जो डेमोग्राफिक थी उससे इनका कोई परिचय था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको याद रखनी होगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ डेक्कन सभा फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल अवेक्टिंग ऑफ द मासेज। उन्होंने डेक्कन सभा की स्थापना की थी। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। दूसरा, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, इवन जो महात्मा गांधी थे वो गोखले को अपना गुरु मानते थे। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को पॉज करके आप सारी की सारी डिटेल यहाँ से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। डेक्कन सभा जो थी वो 1896 में इसको बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। गोखले जो है वो महात्मा गांधी के भी गुरु थे। उसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था तो उस समय किस लीडर ने अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको रिनाउंस कर दिया था, उसको त्याग दिया था। दोस्तों ये भी हमने डिस्कस किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है उसका त्याग कर दिया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है डायरेक्ट एक्शन डे को लेके। ठीक है, कि डायरेक्ट एक्शन डे का संबंध किससे? दोस्तों हमने भी इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? ऑप्शन सी, अ कॉल फॉर ए जनरल स्ट्राइक बाय द मुस्लिम लीग इन कैलकाटा आफ्टर रिजेक्टिंग कैबिनेट मिशन एंड डिमांड फॉर ए सेपरेट नेशन। दोस्तों ये भी हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने किस चीज़ को हिमालयन ब्लंडर कहा था? किस इवेंट को हिमालयन ब्लंडर कहा था? दोस्तों इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। इसका जवाब होगा रॉवलेट सत्याग्रह। दोस्तों क्यों कहा था? क्योंकि गांधी जी ने जब रॉवलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था तो उनको ऐसा लगा था कि लोग जो है नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे। बट जब लोग नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं करते हैं, छुटपुट वायलेंस की घटनाएं होती हैं, तो उसको इन्होंने हिमालयन ब्लंडर कहा था रॉवलेट सत्याग्रह के दौरान। अगला क्वेश्चन नंबर 12 ये क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला,
इट प्लेस द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑन द इमीडिएट एजेंडा, मतलब इमीडिएट हमको जो है इंडिपेंडेंस चाहिए। दोस्तों ये तो सही है, हमने डिस्कस भी किया था। सेकंड क्या है कि ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स द मूवमेंट फेल्ड टू अट्रैक्ट पॉपुलर पार्टिसिपेशन, मतलब क्योंकि जितने भी इनके टॉप के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो इससे क्या हुआ, मूवमेंट फेल हो गया, ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया। दोस्तों हमने देखा था कि स्टूडेंट्स, पीजेंट्स, वर्कर्स ने बहुत बड़ी संख्या में इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। मैंने एक आपको पिक्चर भी दिखाई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन 2 तो गलत होगा, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 की अब हम बात करेंगे, जहाँ पे हमें 2 पेयर दिए हुए हैं, एक तो एसोसिएशन है और दूसरा है उसके फाउंडर। अब इसमें पहला जो एसोसिएशन है वो है अभिनव भारत सोसाइटी और यहाँ पे दिया हुआ है औरबिंदो घोष। दोस्तों ये हमने डिस्कस किया था कि अभिनव भारत सोसाइटी का संबंध वीर सावरकर के साथ था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन 1 को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, डी खत्म हो गया, बचेगा क्या, केवल सी। तो यही इसका आंसर होगा। एंड दोस्तों बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस स्लाइड में आपको मिल जाएगी। जो अभिनव भारत सोसाइटी 1904 सावरकर ब्रदर्स, ठीक है। जो जुगांतर था वो बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। फिर जो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट थी 1913 में लाला हरदयाल ने उसको बनाई थी, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे। इसमें रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों हमने डिस्कस किया था रॉयल इंडियन नेवी की जो रिवोल्ट हुई थी 1946, HMIS तलवार, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इस समय स्ट्रॉन्ग कम्युनल यूनिटी देखने को मिली थी। दोस्तों ये तो स्टेटमेंट सही है, हमने डिस्कस भी किया था। दूसरा, इसको सपोर्ट किया था कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। दोस्तों ये तो गलत है, गांधी जी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है कि द म्यूटिनी कंपेल्ड ब्रिटिशर्स टू सेंड द कैबिनेट मिशन टू इंडिया। दोस्तों देखिए ये भी हमने डिस्कस किया था कि कैबिनेट मिशन भेजने की जो अनाउंसमेंट था वो पहले ही हो चुका था, ठीक है। ये जो म्यूटिनी थी ये तो फरवरी में हुई थी, जबकि जनवरी में ही डिसीजन हो चुका था कि कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाएगा। तो ऑप्शन 3 भी गलत है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 1 मतलब ए ओनली, ठीक है दोस्तों। अब हम आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की। दोस्तों उससे पहले इस स्लाइड को पॉज करके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें पूछा गया है कि किस किस इवेंट को या मूवमेंट को हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया था। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 3 हमको इवेंट दिए हुए हैं, नेहरू रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों आप मुझे बताइए कि किस किस मूवमेंट को हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया था। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट को तो अपोज किया था, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको भी इन्होंने अपोज किया था, ठीक है। बचा क्या, ऑप्शन 2, ठीक है दोस्तों, और वही इसका सही आंसर है। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया था, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। एंड दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।